चलो भाई सभी लोग शांत हो जाओ। गोलू, गोलू, सोनू, मोनू, गोलू, सोनू, मोनू, सुप्रिया, प्रियंका, स्वाति, ज्योति और नंदनी, सब चुप हो जाओ। श्रेया, 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 नंदनी, सुप्रिया, पूनम और तुम क्या बताए प्रियंका, सभी लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं, सबको आशीर्वाद, हमेशा खुश रहिए, हमेशा ओरिजिनल बने रहिए, जीवन में कभी जात पात धर्म को ना देखें, हमेशा इंसानियत देखें। भाई चूंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं, आपके कंधे पर देश में शांति, देश में समरूपता, देश में जाति पाति का भेद मिटाने का काम अगर पूछा जाए कौन कर सकता है, किसके अंदर इतनी पावर है कि देश में जात पात के भाव को मिटा सकता, तो टीचर। शिक्षक के कंधे पर बड़ी जिम्मेवारी होती है। आप टीचर बनने जा रहे हैं, हम आशा करेंगे, सुनो भाई तुम लोग सुन लो, हम आशा करेंगे कि आप टीचर के बाद आप अधिकारी भी बनिए, बीपीएससी पास करके डीओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर भी बनिए। हम चाहेंगे कि उम्र बची है तो आप आईएएस भी बनिए, शिक्षा विभाग के डायरेक्टर और सचिव बन के आइए, हमारी कोशिश है। लेकिन आप मन लगा के पढ़िए, और जिनका एज निकल गया, रुको जी तुम्हारा एज निकल गया, सुनो जिनका एज, मेरी बात प्लीज, बीच में आप लोग बोलते हैं ना, अच्छा नहीं लगता मुझे। सुनो, जिनका एज निकल गया, जिनका केवल टीचर का एज बचा है, वे सभी ये ना सोचे कि मैं एसडीएम बनकर बड़ा काम करूंगा। आप टीचर बन के भी ऐसा काम कर सकते हैं कि इतिहास बना सकते हैं। जैसे अपने स्कूल को अपने मेहनत से आप उस लेवल पे ले जा सकते हैं, जैसे पटना में सेंट जेवियर और बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे को आपका स्कूल का बच्चा टक्कर दे दे। मतलब आप एक्स्ट्रा मेहनत करके, एक्स्ट्रा टेक्निक लगा के, पूरा जॉब समझ के, अपनी जिम्मेवारी समझ के, अंग्रेजी, हिंदी, मैथ्स, साइंस में बच्चों को इस तरह से ट्रेंड कर दीजिए कि आपका नाम फैल जाए दूर दूर तक, वहां के स्कूल के बच्चे मतलब उस स्कूल में पढ़ने के लिए, एडमिशन के लिए मारा मारी हो जाए। आसपास के जितने गाँव हो वो कोशिश करें कि पटना न भेजें, इस स्कूल में भेजें। तुरंत नीतीश कुमार का ध्यान जाएगा आपके ऊपर, तुरंत राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का ध्यान जाएगा, तुरंत प्रधानमंत्री का अवार्ड मिलेगा आपको। और इस तरह के काम करते रह। शिक्षा विभाग में आईएएस को बनाया जाता मेंबर, सचिव, आपको डायरेक्ट वहां से प्रमोट करके आपको, हमने देखा है एजुकेशन डिपार्टमेंट में कई लोग को देखा है कि वो आईएएस नहीं थे, फिर भी उनको डायरेक्टर बना दिया गया, सीधे टीचर से उठाकर पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को बना दिया गया। आपके अंदर काबिलियत होगी ना, तो जो आईएएस इस रैंक तक जाता है, एक्सपर्ट के रूप में आप भी बिना आईएएस बने टीचर बन के भी आप वहां तक जा सकते हैं। आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं, अपना नाम कमा सकते हैं, बस आपके अंदर काम करने का जज्बा हो। जिस इंसान के अंदर एकमात्र कला आ गया, एकमात्र नेचर आ गया काम करने का, इंप्रूव करने का, जहां हम जाएंगे वहां कचरे को साफ कर देंगे, जहां हम जाएंगे वहां रोशनी ला देंगे, इस व्यू से आप कुछ काम करते हैं तो आप कुछ नहीं बनेंगे तब भी बहुत बड़ा काम आप कर सकते हैं इस दुनिया में। मानते नहीं मानते हैं? लेकिन अगर कहेंगे सरकार तो इतने पैसा देती है तो काहे ज्यादा काम करें। टाइम से कई टीचर हैं जो ड्यूटी उनकी 9 बजे शुरू होती है तो 10 बजे पहुंचते हैं। ऐसा पूछते हैं उनसे कैसा क्यों करते हैं आप, तो बोलते हैं कि सैलरी जितना मिलेगा उतने काम न करेंगे। अरे भाई ये बच्चा आपका क्या बिगाड़ा है? भाई आपका नीतीश कुमार सरकार दुश्मनी है, बिगाड़ रहा है। आपको जो पढ़ने आए वो आपका कुछ बिगाड़ा है क्या? वो तो देश का भविष्य है, उसी में से कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई फिल्म अभिनेता बनेगा, पत्रकार बनेगा। आप उसको बनाइए, कल को बनेगा तो आगे पैर छुएगा, गांव आएगा तो कि मैडम पहचान रहे हैं, तो इतना छोटा पढ़ा था नर्सरी 1 में आपके साथ 1 से 5 तक, पर नहीं बाबू नहीं पहचान रहे हैं। तो मेरा नाम रमेश है, आज सबसे आगे बढ़, जिसको आप बहुत मुर्गा एक बार बनाई थी, आप पीटी थी, आज नहीं मुर्गा बनाती तो इतना ऊपर तक हम नहीं आते। उस समय बहुत बुरा लगा था मुर्गा बनाए थे तो, लेकिन आज लग रहा है कि मुर्गा बनाना मेरे लिए कितना अच्छा लगा। तो आपके आंख में उस समय आंसू आ जाएगा, खुशी के आंसू कि आज मुझे क्रेडिट दे रहा है बच्चा। तो ये चीज जो होता है वो जो मिलता है, जैसे आपने कह दिया, आप बोलिएगा कि सर आप लेकिन हमको गजब पढ़ाए और आपके पढ़ाने के कारण आप आज मास्टर बन गए, तो वो जो है ना, कितनों कोचिंग हमको पैसा दे दे, वो उस पैसा से उसको नहीं खरीद सकते आप। वो वाला जो इज्जत है ना, वो वाला जो प्यार है ना, औकात नहीं कोई पैसा से खरीद ले। तो ये होता है चीज। तो आप पढ़िए और इस व्यू से पढ़िए कि हम अगर मास्टर बने तो स्कूल का सीरत और सूरत सब बदल के रख देंगे। हमारे जैसे तो आप अभी भी हैं। चलिए अब आइए, हेडिंग डालिए, अब शुरू करते हैं। चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी, हेडिंग डाल दीजिए।
और तो चाय आ जाएगा क्या? मंगवा देना था। चलिए हेडिंग डालो। सब सुनाई देता है हमको। जो बात करते हो आगे बैठ के ना, टीचर का आंख और कान दोनों ठीक होता है, हैं? चलो ब्रह्मपुत्र नदी आइए। अच्छा तंत्र तुम लिख लो। चलिए बनाइए, थोड़ा बड़ा बनाना है। इस चित्र को आप पूरी कॉपी में बना लेना, थोड़ा बड़ा बनाना, बनाओ। वहां नहीं बनाओ प्लीज, इसमें बनाओ। हाँ कॉपी ना हो तो ऐसे मोड़ लो, पैरेलल पैरेलल करके बनाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। और थोड़ा बड़ा बनाओ, इसको फैला के बनाओ। हाँ ठीक है, बनाई तो हवा खा लेते हैं। बनाइए, बना लिए, बन गया तो सुनिए इधर, बात मत कीजिए। यहां पर दो झील है, बनाइए बनाइए ना, हम लोग ना हाथ थोड़े पकड़े हुए हैं। मानसरोवर, इस झील का नाम है मानस, इधर लिखिएगा मानसरोवर, और इसका नाम है, कहाँ चला है, बड़ा गजब का बोर्ड है। इसका नाम है राकसताल। राकसताल ये वो दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। वाह कितने पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग। अच्छा लिखाए थे, हमको लगा कि आप लोगों को पहले से याद है। कब तुम इतना बढ़िया रील बना देती हो, फोटो का ही नहीं बनता तुमसे। देखो तुम उसको बनाने दो, तुम इधर देखो, कुछ नहीं करना होता। देखो इधर तुम देखो, देखो भैया एक लाइन खींचो, सब लोग देखो जिनको बनाना नहीं आता, एक लाइन खींचो, इसको ऐसे ले आइए, फिर एक बार ऐसे लाइए, दो बार ऐसे ऐसे करिए, एक बार नीचे लाइए, फिर ऐसे और ऐसे, फिर ऐसे ऐसे। कुछ है थोड़े ना, याद रखना कहां से घुमाना है, बस खाली कहां से घुमाना है याद रखना है, और कुछ मत करो। आज जाके 2 रुपये का या 1 रुपये का आता है सादा सीट इंडिया के मैप का, खाली आउटलाइन बना हुआ, उस पर पेंसिल चलाओ। देखो वर्ल्ड का मैप और इंडिया का मैप बनाने तो आना ही चाहिए। यदि आगे आपका सिविल सर्विसेज टारगेट है कि हमको आगे बीपीएससी देना है, तो इंडिया का मैप बनाने कम से कम आना चाहिए, बिहार का मैप बनाने भी आना चाहिए। कुछ नहीं, उसके लिए सादा 1 रुपये का मैप आता है, 2 रुपये का, उस पर पेंसिल लगातार चलाते रहिए, एक समय पाएंगे आप कि आपको बनाने आ गया। चलिए मानसरोवर झील है जी, राकसताली क्या है, झील है। मानसरोवर और राकसताल झील है। ये तो काराकोरम पढ़ाते समय भी बोले थे, बताए थे ना। देखो यहां से एक नदी निकलती है, देखो भाई यहां पर एक ग्लेशियर है, यहां पर मानसरोवर के अंदर एक ग्लेशियर है भाई, मानसरोवर के अंदर एक ग्लेशियर है, मानसरोवर में ही एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमानयंगडंग। चेमानयंगडंग, मानसरोवर में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमानयंगडंग। मानसरोवर में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमानयंगडंग। अंग्रेजी लिख देता हूं, चेमानयंगडंग। अब तिब्बती नेम है तो थोड़ा टेढ़ा तो रहेगा ही।
और याद हो जाएगा छेमान यंग डंग, कुछ डूंग डूंग याद कर लेना, कहीं से कहाँ से निकलती है भाई, तो यंग डंग, जो यंग लड़के होते हैं डंग होते हैं, यंग डंग। चलिए यहां से विद्यार्थी जी मानसरोवर के छेमान यंग डंग से एक नदी निकलती है, मानसरोवर के छेमान यंग डंग से एक नदी निकलती है, उसको तिब्बत के लोग सांगपो कहते हैं, उसे तिब्बत के लोग क्या बोलते हैं, सांगपो। तिब्बत में इसे बोलते हैं विद्यार्थी जी सांगपो। यही नदी जब चीन आता है तो उसका नाम पड़ता है यारलुंग जांगबो। चीन में इस नदी का नाम पड़ता है यारलुंग, यारलुंग जांगबो, यारलुंग जांगबो, यारलुंग जांगबो, यारलुंग जांगबो नदी का ही नाम। इसी नदी को तिब्बत में जब निकलती है तो हाँ इसका नाम है सांगपो। सांगपो में टी साइलेंट होता है, जिसे सुनामी में टी नहीं बोलते, वैसे सांगपो में टी लिखते हैं लेकिन टी का उच्चारण नहीं करते। तो सांगपो तिब्बत में सांगपो, और चीन में बोलते हैं यारलुंग जांगबो। और विद्यार्थी जी ये नदी एकाएक मुड़ती है और आ जाती है अरुणाचल प्रदेश में। इस नदी का नाम है विद्यार्थी जी, इस नदी का नाम है दिहांग। इस नदी का नाम क्या है, दिहांग नदी। यानी अरुणाचल प्रदेश में आने के बाद इसका नाम पड़ता है दिहांग। जब ये आती है असम में, इसके बाद असम में आती है, तब इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। माने ब्रह्मपुत्र नदी का नाम असम में जाके बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। अरुणाचल प्रदेश में लिखा है, सामने देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, तिब्बत में सांगपो, चीन में यारलुंग जांगबो। नदी सेम है, नदी सेम है जी, खाली नाम बदल जा रहा है भाई। सांगपो तिब्बत में सांगपो, चीन में यारलुंग जांगबो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र। अब बांग्लादेश में भी इसका नाम ब्रह्मपुत्र ही है। बांग्लादेश के लोग भी इसे क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र। लेकिन यहाँ सिक्किम में एक ग्लेशियर है, उसका नाम है जेमू ग्लेशियर, इसका नाम है जेमू हिमनद, सिक्किम में है। यहाँ से एक नदी निकलती है और आकर मिलती है बांग्लादेश में। इस नदी का नाम है तीस्ता नदी। इस नदी का नाम क्या है जी, तीस्ता नदी। तीस्ता नदी जेमू हिमनद से निकल कर आती है और आकर सीधा मिल जाती है, सिक्किम से निकलती है तीस्ता, फिर पश्चिम बंगाल में आती है तीस्ता, और फिर कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में। यानी तीस्ता सिक्किम से निकलकर दीदी के घर में आती है और फिर हसीना के घर में चली जाती है। बांग्लादेश की पीएम कौन है, शेख हसीना, और दीदी बांग्लादेश की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी। और ये जो है सिक्किम, तो सिक्किम, बंगाल और बांग्लादेश में एक नदी बहती है तीस्ता। जब ब्रह्मपुत्र में तीस्ता मिलती है तब ब्रह्मपुत्र का नाम हो जाता है जमुना। तब ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है, जमुना। यानी कि तीस्ता ब्रह्मपुत्र, कल भी बताए थे कि ब्रह्मपुत्र को आधा बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र, और जहां से तीस्ता मिलती है उसके बाद उसका नाम पड़ जाता है जमुना। और फिर इधर से आ रही है पद्मा। कौन नदी आ रही है, पद्मा, यानी गंगा आ रही है, गंगा, उसमें आके ब्रह्मपुत्र मिल जाती है। आया था आपको कल गंगा पढ़ाते समय इस चीज को बताया था, सेम सीन क्रिएट हुआ। चलिए आपको बता दें, इधर देखिए, यहाँ पर एक जगह है सदिया। जब हम गोला कह रहे ना तो समझना कि उस जगह के नाम है, इसका नाम है सदिया। ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। यहाँ पर एक जगह है जहाँ के बाद ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में आती है, उस जगह का नाम है धुबरी। उस जगह का नाम क्या है जी, धुबरी, सदिया और धुबरी। एक और जगह है ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में, उसका नाम है माजुली, माजुली नदी द्वीप, माजुली नदी द्वीप, यानी माजुली रिवर आइलैंड, माजुली रिवर आइलैंड, रिवर आइलैंड। यहां से सुनो, राकसताल से भी एक नदी निकलती है जो सिपकीला तर्रा से होकर, कल बताया था एक दिन, इसका नाम है सतलज नदी। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, खाली निकाल दीजिए,
बस अब इस फोटो को आप लोग खींचिए, बनाइए भी, बनाओ। हाँ जी बताएं। हाँ द्वीप, माजुली रिवर आइलैंड, हट जाते हैं, इधर आ जाते हैं। पता ना फिर उतना ही धूप कर दिया। गर्मी भी अजीब है, तोड़ दिया सब रिकॉर्ड। चलो पानी छिड़का गया रोड पर, कुछ ठंडा तो हुआ ही, मजा आ रहा था। इतना ऐसी लगाई तुम उस बढ़ेगा नहीं तो जगह भी टेंशन, पैसा हो रहा है, सब ऐसी लगा रहा है।
सब बताते हैं ना, धुबरी है सब में। सुनो भाई, अब सुनो, इस फोटो को बना लिए, अब हमको इस बारे में कुछ कुछ लिखना है ना? लिखिए जल्दी से, यस सर मत बोलिए, लिखिए, लिखो भैया लिखो। अब तुम लोग कह रहे सर ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, भी लिखवाइए, तो लिखो। देखो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के चेमान यंग डंग, सामने लिखा है, पूछना मत कैसे लिखें। देखो मानसरोवर झील के चेमान यंग डंग, चेमान यंग डंग, चेमान यंग डंग हिमनद से, चेमान यंग डंग हिमनद से निकलती है, निकलती है, चेमान यंग डंग हिमनद से निकलती है। हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखे, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में, सब लिखा है फिर भी काहे लिखवा रहे हैं। देखो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में, कुछ लोग के एकदम अंदर में ठंडक पड़ रहा है कि नहीं, सही है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से, ये तो नहीं लिखवाना चाहिए था वैसे, तिब्बत में सांगपो के नाम से, चीन में कौवा देखिए, चीन में यारलुंग जांगबो के नाम से, चीन में यारलुंग जांगबो के नाम से, चीन में यारलुंग जांगबो के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से, तथा बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं, तथा बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। ना छूटा है कुछ, बैठ तुम अपने से लिखो ना, ब्रह्मपुत्र हो गया। अरे असम में ब्रह्मपुत्र नाम से लिखो गुरु, हो गया। बीच में कोई बोला तो माथा फोड़ देंगे, बोलो आगे। लंबाई चौड़ाई खुद से लिखते रहिएगा। अरे भाई तुम लोग हम चले जाए क्लास से तो बीच में आपस में बातचीत आप लोग क्यों कर रहे हैं? और बच्चे पीछे वाले आपसी बातचीत मत कीजिए, किसी को भी आपस में बातचीत करने का अलाउ नहीं, चाहे पढ़ाई की बात हो चाहे कुछ भी बात हो। जब तक हम क्लास में, आप हमसे बतियाइए, आप लोग सभी लोग। चलिए आगे आइए, लिखिए, सिक्किम के जेमू हिमनद से, सिक्किम के जेमू हिमनद से तीस्ता निकलती है, सिक्किम के जेमू हिमनद से तीस्ता निकलती है। लिख लिए, तीस्ता निकलती है, जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश होते हुए, जो पश्चिम बंगाल लिख नहीं रहे, बांग्लादेश होते हुए, आइए, जो पश्चिम बंगाल जो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश होते हुए ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। रखिए, ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, योग्य ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। लिख लिए। अब लिखिए ब्रह्मपुत्र का, लिखिए ब्रह्मपुत्र में तीस्ता के मिलने के बाद, अगला पॉइंट, ब्रह्मपुत्र में तीस्ता के मिलने के बाद, ब्रह्मपुत्र में तीस्ता के मिलने के बाद उसका नाम जमुना हो जाता है। ब्रह्मपुत्र में तीस्ता के मिलने के बाद उसका नाम
जमुना हो जाता है। जी बताइए, अलग अलग है, यमुना नदी अलग है, जमुना अलग है। जमुना हो जाता है, लिख लिए। अगला लिखिए, अगला पॉइंट, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया की सबसे बड़ी करना, दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप का निर्माण करती है। नदी द्वीप, दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप का निर्माण करती है, जिसका नाम है माजुली नदी द्वीप, जिसका नाम है माजुली नदी द्वीप, जिसका नाम है माजुली नदी द्वीप। क्लियर? माजुली सामने लिखा है, माजुली। सुनिए, थोड़ा सुनिए, बात आपस में एकदम मत कीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा हमें और आपको भी। माजुली को 2016 तक दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप में शामिल नहीं करते थे। 2016 से पहले तक माजुली को दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज नहीं था। तो किसका था भाई? तो उस समय एक द्वीप था अमेजन नदी में, अमेजन नदी में एक द्वीप था जिसका नाम था डी माराजो। डी माराजो, रुक जाओ, अमेजन नदी का द्वीप डी माराजो को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में, वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज था सबसे बड़े नदी द्वीप के रूप में। माजुली वालों ने चैलेंज कर दिया, एक बार फिर से मेजर कीजिए, एरिया गलत नापे हुए हैं आप लोग। तो दोबारा जब एरिया मेजर हुआ तो डी महाराजों की तुलना में दुगना एरिया निकल गया। किसका? माजुली का। तो 2016 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से नाम रिमूव हो गया डी महाराजों का, और किसको डाल दिया गया? माजुली को। क्लियर है? एक बात अभी सुनिए पहले, माजुली को 2016 में जिला घोषित किया गया। माजुली पहले विधानसभा क्षेत्र था, लेकिन वहीं से चुनाव जीत गए मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। उस जमाने में असम के सीएम हुआ करते थे सर्बानंद सोनोवाल। और कहते हैं कि जहां से चुनाव प्रधानमंत्री टाइप का व्यक्ति जीतता है उसका कायाकल्प हो जाता है। जैसे बनारस, आज बनारस के पूरा आज से 10 साल पहले का बनारस देखिए और अभी बनारस जाइए, आपको नजर आएगा क्या हो गया बनारस। मडुआरी स्टेशन, कैंट स्टेशन, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, मैंने गजब का बनारस बना दिया मोदी जी ने। मतलब बनारस भूल नहीं सकता मोदी को। मोदी जो रहे, हम शिकायत बहुत करते हैं, लेकिन बनारस को उसने काया पलटी कर दिया। वो बनारस जहाँ नल्ली और गली के सिवा कुछ नहीं था। ऐसी ऐसी गलियां कि घुस जाइए गली में तो वहां से निकल नहीं पाएंगे। एक आदमी अगर घुसा है दूसरे को बैक में खड़ा रहना पड़ेगा, है ना। हालांकि वो युवाओं, यूथ के बहुत काम आता था वो गली। चलिए तब भाई मोदी जी ने सारे घर गिरवा के उसको बेहतर गली को चौड़ी करवा दिया, लाइटिंग करवा दी, गलियों में लाइटिंग करवा दी। अब आइए, तुम आगे आओ, आगे आओगे तो बताएंगे। आगे सुनिए भाई, तो सुनो, ये बात नहीं प्लीज। माजुली से चुनाव जीत गए कौन? बात नहीं, ऐसी में थोड़ा सा मजाक कर लेता हूं ताकि आप समझ जाएं, मुझसे कनेक्ट हो जाएं। मैं अपने से कनेक्ट करने के लिए थोड़ी सी मजाकिया भाषा का इस्तेमाल करता हूं। मैं 2 साल लगातार बनारस में पढ़ाया हूं, मेरा भी लगाव है वहां से। सुनिए, माजुली से चुनाव जीत गए मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। तो वादा किए थे कि बनवा देंगे, जब चुनाव जीतेंगे ना तो जिला बनवाएंगे। जैसे वो मुख्यमंत्री बने, माजुली को डिस्ट्रिक्ट घोषित करवा दिया। और याद रखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, माजुली असम का 35वां जिला बना। असम में पहले 34 जिला था, माजुली के बनने के बाद कितने जिला हो गए वहां? 35। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि माजुली भारत का एकमात्र द्वीपीय जिला है, आइलैंड डिस्ट्रिक्ट। आइलैंड डिस्ट्रिक्ट समझते हैं ना बात? आइलैंड के जैसा कोई डिस्ट्रिक्ट भारत में नहीं है। हाँ, चारों ओर पानी। तो लिखिए, माजुली असम का 35वां जिला बना तथा भारत का एकमात्र द्वीपीय जिला बना।
माजुली भारत असम का, माजुली असम का 35वां जिला बना। माजुली असम का 35वां जिला बना तथा भारत का एकमात्र द्वीपीय जिला, एकमात्र द्वीपीय जिला बना, एकमात्र द्वीपीय जिला। एकमात्र, अच्छा लेकिन लाइन और लिखो, माजुली को 2016 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ था। माजुली का 2016 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, 2016 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ था। आज बहुत बेहतरीन पढ़ाने में आया हूं। कल जैसा क्लास आपको लगा ना, ऐसा ही आज भी लगेगा। बस आप लोग समर्थन बनाए रखिए। देखो, आपने सुना होगा माजुली को 2016 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऑफ को हिंदी में ऑफ लिख दो, ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया। क्लियर है विद्यार्थी जी? आपने सुना होगा नेशनल हाईवे, सुना है नाम NH1, NH2। बिहार में एक NH है NH31, बिहार में एक NH है NH31 जो सबसे लंबा NH। बिहार राज्य का सबसे लंबा NH कौन सा है? NH31। पूरे भारत का सबसे लंबा NH44, पूरे भारत के सबसे लंबा NH44 और सबसे छोटा NH47A। सबसे छोटा NH, भारत का सबसे छोटा NH47A और सबसे बड़ा NH44। भारत का सबसे लंबा NH44। इंडिया का सबसे लंबा NH44 और इंडिया का सबसे छोटा NH47A। और बिहार का सबसे लंबा NH31। तो आप जानते हैं विद्यार्थी, सड़क मार्ग से हम कोई रोड बनाते हैं तो उसको बोलते हैं स्टेट हाईवे या NH। जहां पर देखिएगा आप लोग, कभी कभी आप लोग मेन रोड से जाते हैं तो वहां लिखा रहता है NH31, NH इतना, NH इतना। लेकिन जब मेन रोड से जो रोड कटता है तो उसको लिखा रहता है SH। देखिए लिखा रहता है राज्य हाईवे, स्टेट हाईवे। सुनिए, उसी तरह से विद्यार्थी जी नदी में भी हाईवे होता है, उसको जलमार्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जलमार्ग। तो भैया नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2 इस तरह से होता है नदी में। भाई प्लीज बीच में मत बोलिए, आपको बहुत आता मैं जानता हूं, अब शांति रखिए, सबको सुनना है। जिस तरह सड़कों पर हाईवे होता है वैसे ही नदी में भी मार्ग बनाया जाता है पानी के जहाज चलने के लिए। उसका नाम है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, ऐसे होता है। तो नेशनल वाटरवे जो 1 है वो जोड़ता है गंगा नदी में, गंगा नदी में उसका जोड़ता है इलाहाबाद से हल्दिया को, इलाहाबाद से हल्दिया, इलाहाबाद यूपी और हल्दिया बंगाल, हल्दिया बंगाल। यानी पूछा जाए कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किसको जोड़ता है विद्यार्थी? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश को बंगाल के हल्दिया से। अब जरा मुझे बताओ, पटना में जो गंगा जी हैं वो इसी पे न पड़ेगा? फिर भाई यूपी से उड़ के बंगाल तो जाइएगा नहीं, बिहार होके जाइएगा। तो कभी कभी मेरीन ड्राइव पे आप खड़े रहते हैं या गंगा घाट पे आरती देख रहे होते तो कुछ सामान लदा हुआ पानी के जहाज गुजरता रहता है। कभी कभी देखता हूँ चला जा रहा है तो कलकत्ता जा रहा होता है, वो चलता इलाहाबाद से सामान लोड होकर के बनारस होते हुए वो इलाहाबाद तक जाता है पूरा। कभी कभी कुछ जहाज बनारस से भी खुलता है, कुछ जहाज पटना से भी खुलता है। तो नेशनल हाईवे, नेशनल वाटरवे 1 है ये जो आप जहाँ खड़े हैं। इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर और ये भारत की सबसे लंबी वाटरवे है। तो नेशनल वाटरवे 1 जो है, जिससे लंबा NH, आपने कहा NH44, बिहार का सबसे लंबा NH NH31। उसी तरह सबसे लंबा वाटरवे पूछा जाए कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग सबसे लंबी है तो क्या बोलेंगे? 1। इसको पहले लिख लीजिए और फिर अंतिम में लिख लीजिए। पहले इसको लिखिए ना, तो लिखवाएंगे पहले ई वाला छापनिए ना। हाँ, किलोमीटर 1620 मीटर होगा इलाहाबाद से वहां तक। सबका लंबाई मिल जाएगा जब हाईवे पढ़ाएंगे तो, या लिस्टें लाके दे देंगे सब हाईवे का कल है, टेंशन ना लो। आज जो मटेरियल मिलेगा ना हमारा वो 280 पेज का है, वो बड़ी डिटेल में है उसमें।
चलो चर्चा नहीं, अब लिखो इलाहाबाद से हल्दिया, इलाहाबाद यूपी, हल्दिया बंगाल 1620 किलोमीटर। अब लिखिए एक लाइन, लिखिए, थोड़ा स्पीड बढ़ा के, एक ही रंग के कलम का इस्तेमाल करें, 2 कलर के पेन का इस्तेमाल न करें। तो लिखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 भारत की सबसे लंबी जलमार्ग है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 भारत की सबसे लंबी जलमार्ग है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 भारत की सबसे लंबी जलमार्ग है। भारत की सबसे लंबी जलमार्ग है। हो गया बच्चा। अब आइए, नेशनल वाटरवे 2 भी लिख लीजिए, किसको जोड़ता है। नेशनल वाटरवे 2 ये ब्रह्मपुत्र में सदिया को धुबरी से जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 नेशनल वाटरवे 2 ये ब्रह्मपुत्र नदी में है, ये ब्रह्मपुत्र नदी में है। आई जोड़ता है सदिया को धुबरी से। सदिया को धुबरी दोनों बनाए हैं, नदी में दोनों का नाम लिखे हैं। सदिया भी असम में और धुबरी भी असम में। सदिया भी असम में, धुबरी भी असम में। इसकी लंबाई है 891 किलोमीटर। इसकी लंबाई है 891 किलोमीटर। देखो, हमारे पास जो भी जनरल नॉलेज हमको याद आ जाता है, हम ये नहीं करते कि मुझे कोर्स खत्म करना है, हम सब कोशिश करते हैं कि आपको बताते चलें। और कभी भी हम पर आप ये आरोप नहीं लगा सकते कि सर अब हम चाहते तो इसको क्या जरूरत है, इसको लिखवा के उसको छोड़ देते। हमको लगता है भैया, हंसिए नहीं, सही बोले आप मेरे लिए। बाकी लड़का को शिकायत रहता है, इसे थोड़ा फास्ट बोल जाते हैं। अरे गुरु 2 महीना के समय है, ये जितना पढ़ा रहे ना, इतने पढ़ाते थे हम 6 महीना में। अब बताओ कि तुम चाहते भी हो कि सब पढ़ लें और धीरे लिखबो करेंगे तो संभव है। थोड़ा हम आगे बढ़े, थोड़ा तुम आगे बढ़ो, थोड़ा सा गंदा हैंडराइटिंग रहे लेकिन थोड़ा तेजी से लिखो। वही बात आलोक जी हम समझा रहे कई दिन से, सबके समझ में नहीं करता है। आलोक जी आप लोग तो ठीको विद्यार्थी हैं, आप लोग तेज विद्यार्थी हैं। ये बैच की तारीफ करते हैं। नीचे वाला जो पढ़ाते हैं ना, 10-8 बजे चलता है बैच, वो बैच में 5-7 को बच्चा सीधे आके बोला कि सर हम 10वां के बाद कभी जीवन में पढ़ाई नहीं किए। BA पास तो कर गए, सीटेट सब कर गए, लेकिन सर हमने पढ़ाई न किया। सर हम लोग जैसा कमजोर बच्चा का भी ध्यान रखा जाए। हम लोग अब आइए आलोक जी इधर देखिए, देखो सदिया। अब इस तरह के बच्चे जितना कंपटीशन में आएंगे आप लोग के लिए फायदा है। कंपटीशन कमेगा थोड़ा। आगे ये अब आओ इधर, माजुली हो गया ना। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी में, सुनो भाई, इधर से एक नदी आके मिलती है, इधर से एक नदी मिलती है। नदी का नाम नहीं लिखना, हम दिखा रहे हैं खाली। ब्रह्मपुत्र नदी में इधर से एक नदी मिलती है, इसका नाम है लोहित नदी। क्या नाम है जी? लोहित नदी। ये सदिया के पास मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी में इस साइड से आती है, छोटा सा नदी है, आप बना सकते हैं या नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा काम, कोई दिक्कत। इस पर हमको इस पर एक ब्रिज बनवाना है। हम PWD का काम हमको मिला है, उसके इंजीनियर हम हैं। PWD का इंजीनियर, इस पर ब्रिज बनवाएंगे अभी तुरंत। अब पार करना है तुम लोग को, दौड़ किसी पे सेल्फी लेंगे। लोहित नदी निकलती है, मत जानिए प्लीज, आप मिलाइए। बिल्कुल नहीं जानना आपको लोहित कहां से निकलती है, नहीं तो पता चला हमारा गांव कहां है भूल जाएंगे हम, हमारा शहर कहां है। जो मिलेगी वो सहायक रहती है, जब मिलिए रही तो सहायक ना बोलेंगे। चलिए मेरे भाई, लोहित नदी बनाने का उद्देश्य मेरा क्या था सुनो। लोहित नदी पर एक ब्रिज बना, डैम नहीं ब्रिज, पुल बना है जिसका नाम है भूपेन हजारिका ब्रिज। ये भारत की सबसे लंबी ब्रिज है, सड़क ब्रिज, सड़क, भारत की सबसे लंबी सड़क पुल, भारत की सबसे लंबी सड़क पुल भूपेन हजारिका ब्रिज। भूपेन हजारिका एक म्यूजिक डायरेक्टर थे,
असम के रहने वाले भूपेन हजारिका एक म्यूजिक डायरेक्टर थे, उनको प्रणब मुखर्जी के साथ भारत रत्न भी मिला हुआ है। लेटेस्ट में जो भारत रत्न मिला है वो मिला है 3 लोगों को। हर साल नहीं मिलता भारत रत्न, सुन लो मेरी बात। भारत रत्न सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, वो हर साल नहीं देते। अभी लेटेस्ट में जो मिला है वो मिला है 3 लोगों को, नानाजी देशमुख, दूसरे व्यक्ति है प्रणब मुखर्जी और तीसरे व्यक्ति है कौन? भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर है नॉर्थ ईस्ट के, वो मर गए, अब डेथ हो गया। भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी, तीनों को मिला है भारत रत्न एक साथ अभी लेटेस्ट में, उसके बाद किसी को नहीं मिला। तो भारत रत्न लेटेस्ट वाला किसको मिला है? नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी वही बंगाल वाले, और किनको मिला है? भूपेन हजारिका। तो इनके नाम से ब्रिज है भूपेन हजारिका ब्रिज, जो जोड़ता है। ब्रिज के उस पार जाइएगा तो सदिया, अब ब्रिज के इस पार आइएगा तो आएगा मिलेगा ढोला। ब्रिज है मान लीजिए, ब्रिज के इस पार सदिया, अब ब्रिज के इस पार ढोला। क्या आ गया जी? ना बैक होने कहां से? यहां से? अच्छा, नाम तो लिखवा ना, फोटो तो बन गया था, कोई बात नहीं। बनना तो बहुत पहले शुरू हुआ था, लेकिन मोदी जी के काल में बनकर कंप्लीट हुआ। ये आप सर्च कर लीजिएगा। हाँ, गांधी से तो था। चलिए, ढोला सदिया ब्रिज कब बनकर तैयार हुआ? करंट अफेयर का इशू है, कर लीजिएगा। अरे कब मिला भारत रत्न भी चेक कर रहा ना भाई, 2020 में, शायद 20 में मिला था। एक बार चेक लिंक करिएगा, एग्जैक्टली डेट मत लिखिए, चेक कर लीजिएगा। लेटेस्ट में इन्हीं को मिला है। सुनिए, ठीक है। क्या? यस, लिखिए, हम लिखवा रहे हैं। लिखिए, लोहित नदी पर लिखिए, लोहित नदी पर भूपेन हजारिका ब्रिज है। लोहित नदी पर भूपेन हजारिका ब्रिज है। भूपेन हजारिका ब्रिज है। लोहित नदी पर भूपेन हजारिका ब्रिज है। यह भारत की सबसे लंबी ब्रिज है। यह भारत की सबसे लंबी ब्रिज है। यह भारत की सबसे लंबी ब्रिज है, जो ढोला को सदिया से जोड़ता है। जो ढोला को सदिया से जोड़ता है। जो ढोला को सदिया से जोड़ता है। ढोला को सदिया से जोड़ता है। हो गया जी। अब लिखिए, ब्रह्मपुत्र, हाँ, रोड पुल है, सड़क ब्रिज है। लंबाई 5 किलोमीटर, 9.15 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई सर्च किया करो। ये हमसे मत पूछा करो कि सर सीधे मिल जाए। जिन चीजों की लंबाई आप करना है, लंबाई पूरे ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर, इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर। ठीक है, लंबाई हम भी बता देंगे, लेकिन समय उसमें क्यों हम लगाएं। अब आइए आगे, नेक्स्ट आ जाओ। ब्रह्मपुत्र की अन्य सहायक नदियां लिखो। ब्रह्मपुत्र की अन्य सहायक नदियां। ब्रह्मपुत्र की क्या दिक्कत है? ब्रह्मपुत्र की अन्य सहायक नदियां, अनदर, कुछ नाम लिख लो नदी का जो ब्रह्मपुत्र में मिलती है। ब्रह्मपुत्र की अन्य सहायक नदियां, अनदर ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की अन्य सहायक नदियां, हिंदी वाले लिख लिए, अंग्रेजी वाले लिखो अनदर ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। अनदर ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो लिखिए, सबसे पहले तो तीस्ता आप लिख चुके हैं। तीस्ता तो लिख चुके ना है जी, तीस्ता लिख चुके हैं। उसके बाद लोहित लिख चुके हैं, लोहित, तीस्ता। उसके बाद लिखिए लोहित, नंबर 1 2 करके लिखिए। तीस्ता के बाद लोहित,
उसके बाद लिखिए मानस, मानस, मानस। उसके बाद लिखिए दिबांग, दिहांग नहीं, दिबांग नदी, ये भी मिलती है ब्रह्मपुत्र में। दिबांग, दिबांग, तिस्ता, लोहित, मानस, दिबांग, सुवर्ण सिरी, सुवर्ण सिरी। उसके बाद लिखिए धनसिरी, सुवर्ण सिरी, धनसिरी, सुवर्ण सिरी, सुवर्ण सिरी। उसके बाद लिखिए धनसिरी, धनसिरी। उसके बाद लिखिए कामेंग, कामेंग, कामेंग। उसके बाद लिखिए बराक, बराक नदी, बराक। ये सभी नदियां किसमें मिलती है? ब्रह्मपुत्र में। ये सभी नदियां ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हैं। ये सारी नदियां किसकी सहायक नदी हैं? ब्रह्मपुत्र की। बराक नदी जो है ना, उसकी भी एक ट्रिब्यूटरी है, उसका नाम है पगलादिया नदी। नदी का नदी है, डालिए नेट पे आ जाएगा। पगलादिया नदी बराक की ट्रिब्यूटरी है वो। इतना ज्यादा अंदर नहीं जाना आपको। भारत नदियों का देश है, तो यहाँ 2000 से ऊपर नदी है। अगर पता चला नदी का उद्गम और मुहाना और सबकी लंबाई याद करने लगे तो अपना कुछ याद नहीं रहेगा। चलिए आगे आइए। अब चलो गुरु आगे आ जाओ। अगर बात करोगे तो हम फिर सहयोग नहीं करेंगे तुम्हारा। ये क्या हो रहा है? सुनिए, अब हेडिंग डालो बिना समय गवाए, सिंधु नदी का तंत्र। सिंधु नदी तंत्र बड़ा सा लिखना लाल कलम से, सिंधु नदी तंत्र। और फिर हरा से शुरू करना, फोटो बनाना, और नदी का नाम पीला से लिखना। चलो सिंधु नदी तंत्र। विद्यार्थी जी ये पहचान रहे हैं आप लोग? ये है मान सरोवर, ये है भैया मान सरोवर। और देखो विद्यार्थी, अभी तुम मत बनाओ प्लीज, हम मौका देंगे पूरा। जब देख लो तो समझ में आ जाए कौन नदी कहाँ से निकलती है। एक्चुअली जब आप मेरे साथ बनाने लगते हैं तो फिर आप मेरी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते लिखने के समय में। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब हम बोलते हैं तो हर बच्चा हमें सुने, क्योंकि जानते हैं किताब में सब लिखा है। जो हम लिखवाते हैं ना, हम कोई रिसर्चर नहीं है कि हम ही ब्रह्मपुत्र नदी का मुहाना खोज के आए हैं और कहाँ से निकलते हैं और किसी को दुनिया में पता नहीं है। हम भी किताबें पढ़ के पढ़ाते हैं। हमारे भी गुरु रहे, हमको भूगोल पढ़ाए हैं। भूगोल हमको 3 मास्टर पढ़ाया है, पता आपको? एक ही भूगोल को 3 मास्टर से पढ़े हैं। सबसे पहले गया में एक हमारे टीचर थे, वो पढ़ाए। दूसरे टीचर पटना में, बहुत बड़े टीचर पटना यूनिवर्सिटी के VC रह चुके हैं, उनसे पढ़ा 8 महीने ट्यूशन। उनका नाम है प्रोफेसर RB सिंह, रास बिहारी प्रसाद सिंह। फिर दिल्ली गए तो बहुत बड़े राइटर हैं प्रोफेसर माजिद हुसैन, उनकी भी किताबें आती हैं। उनसे 5 महीना 10,000 फी, उस समय 15,000 फी था, पर पैरवी अप्रोच लगवा के 10,000 फीस दिए थे। तो उनसे 4 महीना पढ़े। तो लेकिन उन सभी गुरुओं में 2 तो हैं, लेकिन माजिद सर का 2008 उसी समय जब हम पढ़ते थे तो 70 साल के हो गए थे, तो अब उनका डेथ हो गया। तो बहुत बड़े स्कॉलर माजिद हुसैन, तो बड़े बड़े स्कॉलर से हम पढ़े हैं। तो इसका नतीजा ये हो जाता है ना कि कोई कुछ भी कह ले, आप लोकल टीचर से पढ़िए, स्कॉलर से पढ़िए, अंतर तो आ जाता है एक्सपीरियंस का, अनुभव का। वो कमो पढ़ाएगा ना तो ऐसा चीज दे देगा कि आपको कुंजी दे देगा। तो हम आपको माजिद की आत्मा हमारे अंदर आ गया है। उसके बाद अभी RB सर तो जिंदा है, तो हमको उनका सहयोग है। तो सभी लोग का निचोड़ आपको हम दे रहे हैं। बड़े बड़े गुरुओं से पढ़ के हम आए तो उसका निचोड़ आपको हम देते रहते हैं। इसीलिए जब हम भूगोल पढ़ा देते हैं ना, अब बोल जाते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि सर आप जितना लिखवाते हैं ना, आपका बोला हुआ ज्यादा काम आता है। तो जब हम बोलते हैं तो आप सुना करिए थोड़ा। देखो भाई, ये मान सरोवर झील है और ये वाला झील है राकसताल। खाली सुनिए, बोलिए मत। राकसताल बोलो मत भाई। और ये जगह है तिब्बत में, ये जगह है तिब्बत में, ये प्लेस है, इसका नाम है सिंगी खंबाब। सिंगी खंबाब, सिंगी जगह नहीं, यहाँ इधर लिखता हूं, सिंगी खंबाब। खंबाब इस जगह का नाम है। इसमें एक ग्लेशियर है सिंगी खंबाब के अंदर।
इस ग्लेशियर का नाम है बोखरचू, इसका नाम है बोखरचू, इस ग्लेशियर का नाम है बोखरचू हिमनद, बोखरचू हिमनद। अब बोखरचू हिमनद से एक नदी निकलती है जो पहले तिब्बत से कश्मीर में जाती है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, फिर पाकिस्तान आ जाती है। ये नदी है सिंधु नदी, जो आप पढ़ने जा रहे हैं। तो सिंधु नदी सिंगी खंबाब के कहाँ से निकलती है? बोखरचू से। अब तो क्लियर है ना, सिंगी खंबाब के बोखरचू से, तिब्बत से निकलती है ना। अमान सरोवर से ब्रह्मपुत्र निकाले थे और आकाशताल से सतलज। इसका मतलब पूछा जाए कि भारत में 3 नदियां जो इंडिया से नहीं निकलती, तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में एक ही जगह से आसपास से निकलती है। एक ही जगह से आसपास से निकलने वाली 3 नदियों के नाम बताओ। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज। लगभग प्लेस आसे पास में तीनों है। अब देखिए यहां से निकलती है कौन? सतलज नदी। और ये सिंधु में आके मिल जाती है पाकिस्तान में मिठानकोट। पाकिस्तान में एक जगह है मिठानकोट, मिठानकोट पंजाब में है, पाकिस्तान के पंजाब में। पंजाब 2 भागों में बट गया ना, जब बंटवारा हुआ तो पंजाब 2 हिस्सा में चला गया। हमारा पंजाब आ गया पूर्वी पंजाब, उनका पश्चिमी पंजाब। और उनका जो पश्चिमी पंजाब उसकी राजधानी है लाहौर। पंजाब की राजधानी हमारे चंडीगढ़, और उनके पंजाब की राजधानी लाहौर। और लाहौर रावी नदी के किनारे है। लाहौर किसके किनारे है? रावी नदी के किनारे। अब देखिए विद्यार्थी जी, अब देखिए भारत में ये किस दर्रा से आती है? सिपकीला दर्रा। ये सतलज नदी है, लिख देना है सतलज, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। आप लुधियाना जाइएगा ना पंजाब में, इधर से अगर आपको कश्मीर जाने का, जम्मू जाने का कभी मौका मिले तो रास्ता में आपको लुधियाना मिलता है। चाहे NH1 है वो, पता ना आपको? दिल्ली से कलकत्ता NH2, और दिल्ली से उधर जम्मू तक कौन सा NH है? NH1। दिल्ली से जम्मू NH1, और दिल्ली से कोलकाता NH2। उसी को कंबाइंड रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहते थे, GT रोड। GT रोड NH2 NH1। तो NH1 कहाँ से कहाँ? दिल्ली से जम्मू, और दिल्ली से कलकत्ता NH2। तो हम लोग का जो गया से उधर से पटना NH2 पे नहीं है, ध्यान रहे। NH2 GT रोड पे पटना नहीं आता, रोहतास साइड से निकल जाता है। तो भैया मैं बताऊं आपको कि जब जाएंगे आप NH1 से जम्मू तो रास्ते में मिलेगा लुधियाना, और लुधियाना सतलज के किनारे है। अब जैसे निकलेगा लुधियाना से, जस्ट ट्रेन एक नदी पार करती है, वो सतलज है। और जैसे जैसे बना रहे ट्रेन वैसे वैसे ही नदी पार करती है। आप जाइएगा खिड़की के पास बैठ के देखते जाइएगा। भैया ये सामने में ये सिपकीला दर्रा है। मैं आपको महसूस इसलिए कराता हूँ कि आपको सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, माने सतलज नदी भारत में तिब्बत से आती है ना, तो भारत में सिपकीला दर्रा से कहाँ प्रवेश करती है? हिमाचल प्रदेश में। यहाँ कॉन्सेंट्रेट रहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक जगह है, इसका नाम है ब्यास कुंड। इसका नाम है ब्यास कुंड। ये कुल्लू पहाड़ी में आता है। किस पहाड़ी में आता है? कुल्लू पहाड़ी। ये भी हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ से एक नदी निकलती है, इसका नाम है ब्यास नदी। इसका नाम क्या है जी? ब्यास कुंड से निकलती है, ब्यास कुंड से निकलती है ब्यास नदी। सॉरी, ब्यास कुंड से कौन नदी? ब्यास नदी। ये भी हिमाचल से आती है, लेकिन सतलज में मिलती है पंजाब में, भारत वाला पंजाब में। ये कहाँ मिलती है? भारत के पंजाब में। यहीं पर एक जगह है रोहतांग। आपने दर्रा पढ़ा था, रोहतांग दर्रा बताया भी था। कांगड़ा देवी का मंदिर है यहाँ, कांगड़ा जिले में रोहतांग। यहाँ से निकलती है रावी। कौन नदी निकलती है? रावी नदी निकलती है, जिसका प्राचीन काल में नाम था पुरुषनी। रावी नदी का प्राचीन काल में क्या नाम था? परुषनी या पुरुषनी। इसी नदी के किनारे वैदिक काल में 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। 10 राजाओं का युद्ध। पहले लड़ाई गाय को लेकर होता था। वैदिक काल में हर लड़ाइयां किसके लड़ी गई? गाय को। तो 10 राजाओं का युद्ध हुआ था इसके किनारे, रावी के किनारे। ब्यास का पुराना नाम है बिपाशा। क्लियर है? अब आइए, अभी हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में वो दर्रा है, इसका नाम है बड़ा लाचा दर्रा। इसका नाम है बड़ा लाचा, बताए थे। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है बड़ा लाचा दर्रा। ये भी हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग भी हिमाचल प्रदेश में। बड़ा लाचा दर्रा के अंदर 2 झील है। एक का नाम है चंद्रा झील, दर्रा के अंदर ही झील है, और एक का नाम है भागा झील। चंद्रा और भागा 2 झील है। झील बाद में मत पूछिएगा। चंद्रा से एक नदी निकलती है, एक भागा से निकलती है। जो नदी चंद्रा से निकलती है उसका नाम है चंद्रा नदी, और जो भागा से निकलती है उसका नाम है भागा नदी। चंद्रा भागा के मिलने से एक नदी बनती है, इसका नाम है चिनाव नदी। चिनाव नदी जो है
पूछा जाए कहाँ से निकलती है तो चंद्रा भागा से। और चंद्रा भागा किससे निकलती है? बड़ा लाचा दर्रा। बड़ा लाचा दर्रा के अंदर चंद्रा झील और भागा झील से, चंद्रा झील से चंद्रा नदी, भागा झील से भागा नदी निकलती है। दोनों मिलने के बाद बन जाती है चिनाव नदी। और चिनाव पाकिस्तान में आके सतलज से मिलती है। और फिर रावी किस में मिल जाती है? चिनाव में। इधर रावी को कहीं से नहीं मिला थे, चिनाव का वेट कर रहे थे। तो रावी नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और इंडिया के पंजाब में आती है। फिर पाकिस्तान के पंजाब में लाहौर होते हुए कहाँ मिल जाती है? चिनाव से। उसके बाद चिनाव नदी भी निकलती है हिमाचल से और कश्मीर होते, ऊपर में कश्मीर पड़ जाता है, यहाँ से मूर्ति है ना, कहाँ चली जाती है? कश्मीर में। और कश्मीर होते हुए फिर पाकिस्तान में आके सतलज से मिलती है। रावी चिनाव में, चिनाव सतलज में, और ब्यास भी सतलज में। यहाँ पर एक झील है कश्मीर में, इस झील का नाम है बेरी नाग। आपको बताएं कि कश्मीर में झील को नाग कहते हैं। बेरी नाग, अनंत नाग, शेष नाग, नाग नाम के जितने झील हैं पर्यायवाची, झील का पर्यायवाची होता है नाग। नाग नाम के जितने झील हैं सब है कश्मीर में। अनंत नाग, शेष नाग, बेरी नाग, ये सब झील के नाम है। यहाँ से निकलती है झेलम। कौन निकलती है? यहाँ से निकलती है झेलम नदी। और झेलम नदी के किनारे श्रीनगर है। झेलम नदी के किनारे जम्मू कश्मीर का राजधानी श्रीनगर है। और झेलम भी निकलती है भारत से, कश्मीर से, लेकिन पाकिस्तान में आके मिलती है चिनाव से। चिनाव से मिलती है। और झेलम भारत की एकमात्र नदी है, लिखवा देंगे, जो पाकिस्तान और भारत की सीमा बनाती है। भारत पाकिस्तान की सीमा बनाने वाली एकमात्र नदी, पार तो सब करती है लेकिन सीमा बना के चलने वाली एक नदी है झेलम। याद रखिएगा। इधर से इसमें एक नदी मिलती है, इसका नाम है काबुल नदी। इसका नाम है काबुल नदी, इधर अफगानिस्तान से आती है। एक नदी और है, इसका नाम है गिलगित नदी। गिलगित नदी, गिलगित नदी। और इधर से भी एक नदी आके मिलती है, इसका नाम है सियोक नदी। सियोक नदी जो है ना बड़ी खतरनाक नदी मानी जाती है। सियोक नदी में दो नदी मिलती है, एक का नाम है नुब्रा, एक का नाम है नुब्रा नदी, एक का नाम है गलवान नदी। गलवान घाटी सुने होंगे, जहां पर चीन के साथ हमारा 2020 में झड़प हुआ था। गलवान नदी किसकी सहायक नदी है? सियोक की। नुब्रा किसकी सहायक नदी? सियोक की। और नुब्रा भारत की सबसे छोटी नदी है। सबसे लंबी नदी गंगा और नुब्रा सबसे छोटी। और इधर जगह कम है फिर भी मैं लिख देता हूं, ये जौस्कर नदी है। कौन सी नदी है? जौस्कर नदी। जौस्कर नदी इधर से मिलती है किसमें? सिंधु में। तो चलिए भाई इस चित्र को आप बनाइएगा। आई सिंधु नदी कराची के पास गिरती है, अरब सागर में। सिंधु नदी कराची के पास कहां गिरती है? अरब सागर में। अच्छा, इस सब इधर जहां मिल रहे पाकिस्तान है। अब लाइन खींचेंगे तो रफ हो जाएगा। ब्यास भारत के पंजाब में मिलती है। सिंधु पहले निकलती है तिब्बत से और फिर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जाती है। लद्दाख, लद्दाख के अंदर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और फिर पाकिस्तान में आ जाती है। पहले बनाइए ना फोटो, हिसाब कर लीजिएगा। अभी बोलबे कि तिब्बत से निकलती है और यहाँ आ जाती है कश्मीर में, लद्दाख में, और फिर सीधे आ जाती है पाकिस्तान में। कितना आराम से समझाए हैं पहले, और उसके बाद चेहरे पर ऐसा भाव दिखा रहे हैं आप लोग कि एकदम बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन लिखा दीजिए कौन कहां से निकलती है। लेकिन क्या, अरे अच्छा तो बहुत कुछ रहता, तुम लोगों को नाश्ता पानी करा देते, शरबत चाय की व्यवस्था कर देते। थोड़ा सा तुम लोग जब जाते हो रमेश की दुकान पर तो फोन करते हो, अकेले देखते पकौड़ी तकौड़ी सब बगल में खाते रहे तो बरी रहता है, देखते हैं इन लोगों दोनों को खाते हुए। जब तुम लोग खाने जाओ तो हमें पूछो तो हम भी कहेंगे भैया चाय सबके लिए मंगवा दीजिए, बात बराबर का हो जाएगा। वही देखिए क्या कितना अच्छा बच्चा है। तुम बहुत महान टाइप की बात बोले हो। ये सब नहीं समझ रहा गुरु जी की बात। हम अगर 55 रुपये डेयरी मिल्क मिलाएंगे ना तो 3000 रुपये से कम का खर्चा नहीं होगा।
अच्छा, बाल दिवस के दिन आइएगा, खिला देंगे। बाल दिवस के दिन तो आपका टीचर का रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को आप लोग अभी से बोल दिया, इनवाइटेड है आप। जिसको जिसको आना हो आइए, और खाली हाथ आना है। हम स्पीच देंगे, आपको सुनाएंगे कुछ बेहतर चीज़। हम अपनी एक्टिंग दिखाएंगे आपको दिखाएंगे यहाँ पर स्क्रीन पे, अपना इंस्टाग्राम का रील चला देंगे। 5 सितंबर को आना है आप लोगों को, ठीक है? आप सभी को आना है, मैं पहले ही बोल दिया, निमंत्रण दे दिया हूं। हर बैच में अलग अलग केक काटेंगे 5 सितंबर को। सारे बैच की टाइमिंग फिक्स कर देंगे। हाँ, तब ना हम ज्यादा से ज्यादा केक खा पाएंगे। अब एक में सबको बुला लेंगे तो फिर घाटा हम ही को नहीं। या कहिएगा तो गांधी मैदान में सेलिब्रेट कर लेंगे अपना, गांधी जी के स्टैचू के सामने। गांधी जी सविनय अवज्ञा का प्रयोग पहली बार कहां किए थे? गांधी जी सविनय अवज्ञा का प्रयोग पहली बार, ध्यान दो मैं जो पूछ रहा हूं, चंपारण में। गांधी जी पहली बार चंपारण में किए थे। ये बात मत करो, सुनो, अब सुन लो। नहीं पता तुम लोगों को, सविनय अवज्ञा का मतलब कानून तोड़ना होता है। गांधी जी ने पहली बार ब्रिटिश कानून को तोड़ा था चंपारण में। 44 लगाया गया था, फिर भी गांधी जी यात्रा अपनी जारी रखे। तो पहली बार गांधी जी ने सविनय अवज्ञा का प्रयोग कहां किया था? चंपारण में। ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये बताओ, दल बदल जो है उस पर अंतिम निर्णय किसका होता है? स्पीकर का, लोकसभा स्पीकर। अच्छा, ये बताओ, तब उतारते रहो, बताते रहो। धन विधेयक, मनी बिल, ये पढ़ाए हम, इसलिए पूछ रहे वहां बोर्ड पर परसों। धन विधेयक, मनी बिल किसके परमिशन से आता है? धन विधेयक है ये, कौन बताता है? स्पीकर। स्पीकर किसको देता है रिजाइन? डिप्टी स्पीकर को। और डिप्टी स्पीकर स्पीकर को। ज्वाइंट सेशन बुलाता कौन है? उसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसका मतलब मेरा पढ़ाना सफल रहा। यूट्यूब पर देखे थे मेरा वीडियो उस दिन, लाभ मिल रहा है। अच्छा, अटॉर्नी जनरल कौन बन सकता है इस देश में? जो सुप्रीम कोर्ट रखता है। बहुत कुछ बता रहे हैं। अच्छा, शुरुआत में कितने मौलिक कर्तव्य? 10। अब कितने? अच्छा है, हाँ बताए भाई। हम अगर 10 दिन उस सेशन ले लिए ना, तो तुम बीपीएससी का मेन परीक्षा दोगे ना, उसमें भी पॉलिटी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम 10 दिन खाली एमसीक्यू ले लेंगे ना पॉलिटी का, उसी में तुम्हारा पूरा पॉलिटी समाप्त। और हमें तो बच्चा कहता था डिस्कशन जब 34-35 टेस्ट लेते थे बीपीएससी का हम अपनी कोचिंग में, तो बच्चा हमको बोल देता था कि सर आप इतना डिटेल में डिस्कशन काहे करवाते हैं? आप 20 टेस्ट में कोर्स कंप्लीट करा देते हैं, तो फिर कौन एडमिशन लेगा आपके यहाँ से? कोर्स कंप्लीट मत करवाएगा, थोड़ा थोड़ा बता के निकल जाइए। हमसे रहा ही नहीं जाता। डिस्कशन में करा 100 क्वेश्चन भी कराऊंगा ना, तो हम 4 घंटा लगा देते हैं। मैंने आपको 1,000 प्रश्न बता देंगे। चलिए, कर्जा खाए हैं तो चुकाएंगे ही, कर्जा लिए हैं तो चुकाना तो पड़ेगा भैया। करेंगे, टेंशन ना लो। अभी टाइम ना मिल पा रहा है, ये कोचिंग वाले सब हम अकेले लेंगे। करेंगे। तुम लोग का चेहरा देख के लगता है कि बहुत तुम लोग धूप में बहुत पक चुके हो, कमजोर हो चुके हो। 9 घंटा के मैराथन लेंगे, कहीं बेहोश हो गिर न जाओ। हमारे साथ न टिक पाओगे, बता तो रहे हैं। बना लिए कौन जी? गलवान, गलवान नुब्रा। सिंगी खंबाब के अंदर बोखरचू ग्लेशियर है।
हो गया? तुम लोग की संख्या बड़ी कम है, लेकिन फिर भी इतना कचर कचर। सिंगी खंबाब जगह है, उसके अंदर बोखरचू ग्लेशियर है, वहीं से सिंधु निकलती है। चलो भाई सीबीएसई, तुम्हारा नाम रख दी सीबीएसई। सब लिख देंगे, टेंशन। बहुत अच्छी बात है, तुम आदर्शवादी बच्चा हो। इधर आओ, अब समझाता हूं, सुनो, फिर से एक बार समझाते हैं। अच्छा लिखिए, 2 मिनट और देंगे। बोलो, सुन रहे हैं? उसका नाम बताएंगे, बिल्कुल सही है, आप इंदिरा गांधी नहर है। तुम रुक जाओ, सब बताएंगे। रुक जाओ, ऐसे बच्चे को पढ़ाएंगे क्या हो जाएगा? बच्चा सो जाएगा। प्रिंस ठाकुर सर, इतना याद रहता है, हम तो बहुत आश्चर्य होता है। इसका जिक्र हम परिवार और दोस्तों से भी करते हैं। थैंक यू प्रिंस जी। प्रभा कुमारी सर, यू आर ऑलराउंडर, थैंक यू प्रभा। खुशबू सर, हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा दीजिए। अच्छा, पढ़ा देते हैं खुशबू, ठीक है, आपकी बात भी समझ गया। मनीषा प्रियदर्शी सर, आपके क्लास में नींद भूख प्यास सब मिट जाता है, थैंक यू। पढ़ा देंगे। हमारा फिजिक्स ऑनर्स है, मेरा ऑनर्स है फिजिक्स है, तो फिजिक्स उतने बढ़िया पढ़ाते हैं, पढ़ा देंगे। मेरा फिजिक्स में ऑनर्स है, ज्योग्राफी और हिंदी दोनों में है। ज्योग्राफी हिंदी मेरा ऑप्शनल रहा है, यूपीएससी में भी और बीपीएससी में भी। और फिजिक्स ऑनर्स रहा है, तो साइंस बैकग्राउंड से रहा हूँ, तो केमिस्ट्री फिजिक्स अच्छा पढ़ा दूंगा। आओ इधर, अब नहीं रुकेंगे भाई, अब मेरे पास पेशेंस नहीं है। सुनो भाई, समझा देता हूं पहले। मानसरोवर और राकसताल, मानसरोवर और राकसताल 2 झील है, समझिए ध्यान से, इधर ध्यान लगाइए। मानसरोवर से तो ब्रह्मपुत्र का काम हम कर दिए, राकसताल से सतलज निकलती है और सीप कीला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। एकदम क्लियर है? सीप कीला दर्रा के जस्ट उत्तर में एक कुंड है, ब्यास कुंड। यहाँ कुल्लू पहाड़ी है, कुल्लू पहाड़ी में ही ब्यास कुंड और रोहतांग दोनों है। ब्यास कुंड कुल्ली पहाड़ी के ब्यास कुंड से ब्यास निकलती है और आकर पंजाब राज्य, भारत के ही पंजाब में आकर ये सतलज से मिल जाती है। कुल्लू पहाड़ी के अंदर रोहतांग है, जहाँ से रावी निकलती है। प्राचीन काल में इसको पुरुषनी कहते थे। ये चिनाव में मिलती है, चिनाव में ही आके पाकिस्तान में मिलती है। पाकिस्तान में रावी नदी के ऊपर में, रोहतांग के ऊपर में एक दर्रा है, बड़ा लाचा दर्रा। बड़ा लाचा के अंदर 2 झील है, चंद्रा और भागा। उससे चंद्रा नदी और भागा नदी निकलती है और चंद्रा भागा के मिलने से बनती है चिनाव नदी। उसके जस्ट ऊपर हम कश्मीर में आ जाते हैं और कश्मीर में एक झील है बेरी नाग, यहाँ से झेलम निकलती है। इसके किनारे जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है और उसके बाद ये आके पाकिस्तान में मिल जाती है चिनाव से। झेलम भारत की एकमात्र नदी है जो पाकिस्तान भारत का सीमा बनाती है। इधर से अफगानिस्तान साइड से तो काबुल नदी मिलती है, गिलगित। इधर सियाचिन साइड आइएगा तो सियोक नदी आती है और सियोक नदी में 2 नदी मिलती है, गलवान नदी और नुब्रा नदी। गलवान नदी में 2020 में हमारे सेना और चीन की सेना के बीच झड़प भी हुआ था। तो गलवान नदी और नुब्रा नदी, और नुब्रा नदी भारत की सबसे छोटी नदी है, स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, नुब्रा। सब याद हो गया होगा आपको। अब आइए, एक यहाँ पर बैराज, इसको नहीं बनाया था मैंने, एक डैम बना है पंजाब, इसका नाम है, भारतीय के पंजाब में, इसका नाम है हरीके बांध। भाई हरीके बांध, इसका नाम है
हरीके डैम, हरीके डैम ये भारत वाले पंजाब में है, ये पंजाब में है, इंडिया में, भारत के पंजाब में एक बांध है, हरीके बांध है। हरीके, भारत के पंजाब में एक डैम है, हरीके डैम। डैम बना के एक नहर बनाया गया है। डैम, नहर निकालने के लिए पानी चाहिए ना जी, तो पानी कैसे आएगा? जब बांध दीजिएगा। जब तक नदी को आप बांधिएगा नहीं, तब तक नदी से आप नहर नहीं निकाल सकते। नदी से नहर निकालने के लिए नदी पर बांध बनाना जरूरी है। तो यहाँ बांध बना दिया सतलज पर, और यहाँ से हरीके से एक नहर निकाली गई, इसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। इसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। और इंदिरा गांधी नहर आती है राजस्थान के गंगानगर तक। इंदिरा गांधी नहर कहाँ तक आती है? राजस्थान के गंगानगर, हरियाणा होके पंजाब से चलती है इंदिरा गांधी नहर। पंजाब के बाद हरियाणा, और हरियाणा के बाद राजस्थान। ये बहुत लंबी नहर है, भारत की सबसे लंबी नहर पूछे तो क्या आंसर होगा? इंदिरा गांधी नहर। भारत की सबसे लंबी नहर, कैनाल, इंदिरा गांधी नहर। अब पता है इस नहर का हरित क्रांति में बहुत बड़ा रोल था। जो हरित क्रांति आया 1966-67 में, 1966-67 में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इस नहर का बहुत बड़ा रोल था। ये नहर न होती तो शायद इतना बेहतरीन तरीके से हरित क्रांति नहीं आता। आज दूसरी हरित क्रांति की बात कर रहे हैं। अब किसकी बात हो रही है? दूसरी है सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन। अब सुनिए मेरी बात आप। अच्छा ये बन गई, भी लिख दिए ना, सब लिख दिए? तो सुनिए, आप घबराइएगा मत। हम जो भी करने जा रहे हैं उससे हो सकता है आपके अंदर घबराहट पैदा हो जाए, तो घबराइएगा मत। हम नाम बाहर लिखेंगे, नाम यहाँ न लिखेंगे, नहीं तो आप हाय हाय करिए कहाँ, अब कहाँ बनाए, अब कहाँ लिखें, माथा पटकिएगा। हम PWD के आदमी हैं, बहुत बढ़िया इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर। आप टेंशन न लीजिए, हम डैम बनाएंगे और डैम पुल गिरेगा नहीं। ये बिहार सरकार का पुल भरे गिर जाता है। सुनिए भाई, अच्छा एक चीज और बताना था भाई। एक नदी है जो झेलम में भी आके मिलती है। इस नदी का नाम है किशन गंगा नदी। इस नदी का नाम है किशन गंगा नदी। इसी का एक और नाम भी है नीलम नदी। किशन गंगा नदी को ही क्या बोलते हैं? नीलम नदी। तो नीलम या किशन गंगा एक ही नदी है। वो नदी किसमें मिलती है? झेलम में। झेलम में एक नदी मिलती है अगर किशन गंगा नदी, या उसी को नीलम नदी कहते हैं। तो नीलम नदी, झेलम नदी, इन सब पर बांध बना हुआ है। तो बांध में कुछ मत करिएगा, लाइन खींच दीजिएगा। 1 2 4 गो लाइन खींचे चिनाव पर। डैम है भैया, समझ जाओ कि डैम बना हुआ है। 4 गो लाइन खींचो चिनाव पर, 1 गो लाइन खींचो रावी पर, 1 गो ब्यास पर, और 1 गो सतलज पर भाई, और 1 गो खींच दो लाइन किशन गंगा पर भी। लाइनिंग खाली खींचो, इसमें तो दिक्कत ना होगा। किशन गंगा पर 1 गो लाइन खींचो, डैम है, बांध है। देखो कितना बढ़िया से 10 गो डैम तुरंत बना दिए देखते देखते। आई लोग 1 गो डैम बनाने में 10 साल लग जाता है, वो भी कब गिर जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। पहले किशन गंगा पर 1 गो डैम बनाओ, उसके बाद झेलम पर 2 गो डैम बनाओ। 1 गो श्रीनगर के इस तरफ, 1 गो श्रीनगर के उस तरफ। इसका नंबरिंग कर देंगे और नाम कहीं बाहर लिखेंगे। चलिए, और 4 गो बनाइए जब इसमें झेलम मिलती उससे पहले। झेलम के मिलने से पहले चिनाव पे बनाइए 4 डैम। 1 डैम बनाइए आप कहाँ? रावी नदी पर। रावी नदी पर 1 गो डैम बनाइए, और फिर ब्यास पर भी 1 गो डैम बनाइए। रावी ब्यास पर 1-1 डैम, ठीक है? और दोनों हिमाचल प्रदेश में। रावी और ब्यास में जो डैम बनाए ना, ये दोनों हिमाचल प्रदेश में है। और 1 डैम बनाइए पंजाब में सतलज नदी पर। इनका नंबरिंग अगर करें तो ये नंबर 1 हो गया, नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, ये हो गया नंबर 3। अब हम बोलेंगे 1 नंबर डैम लिखिए, तो इसका मतलब आप समझिए किशन गंगा नदी वाला सर लिखवा रहे हैं। 2 और 3 तो क्या समझिए सर? झेलम वाला डैम लिखवा रहे हैं। क्यों जी? और इसका कर दो लाइन से 3 4, इसको कर दीजिए 5 6 और 7। चिनाव पर कर दीजिए 4 5 6 7। रावी पे कर दीजिए 8, ब्यास पे 9 और सतलज पे 10। बहुत नींद आ रहा है, लंबा जमाई चल रहा है। इतवार के दिन है, आज सोने का वक्त था, हम लोग यहाँ बुला लिया आप लोगों को। संडे कितना प्यारा होता है, उसको भी हम लोग त्याग करके यहाँ पहुंचे हुए हैं।
सप्ताह में छुट्टी विद्यार्थी को भी होना चाहिए, शिक्षक को भी होनी चाहिए, और फिर 1 महीने घूमेंगे। सही बात है। मेरिन ड्राइव पटने में पोस्टिंग हो जाएगा आप लोगों का। अब डेमो का फोटो खींच रहे हो, लिखो नंबर 1, बात नहीं। क्या भाई कहाँ इतना खुश काहे हो? नंबर 1 पे लिखो, नंबर 1 पर लिखिए भाई गुरुजी, पीछे वाले गुरुजी, नंबर 1 पर लिखिए किशनगंगा डैम। नंबर 1 पर नदी का नाम से डैम है, नंबर 1 पर लिखो किशनगंगा डैम। नंबर 1 पर लिखिए किशन बांध, हिंदी में लिखो किशनगंगा डैम, लिख दिया नंबर 1। नंबर 2 पर लिखो मंगला बांध, मंगला, अरे मंगल लिखना था, मंगल, उसमें ला कर दो तो मंगला हो जाएगा, MANGALA, मंगला बांध, मंगला डैम। नंबर 2 पर 3 पर लिखिए तुलबुल डैम, तुलबुल, चुलबुल नहीं, चार पे लिखो बगलिहार, देखो भैया बगलिहार भाई। 3 पे हो गया तुलबुल बांध, 4 पे लिखो बगलिहार, 5 पर लिखो, 5 पे लिखो सलाल बांध, सलाल, लाल लिखना था, लाल, उसमें स लगा दो तो सलाल हो जाएगा, सलाल बांध। 5 नंबर पे लिखो सलाल बांध, सलाल बांध। 6 नंबर पे लिखो दुल्हस्ती, याद करो, दुल्हस्ती, दुल्हस्ती नहीं, दुल्हस्ती बांध। भाई देखो 6 नंबर पे लिखो दुल्हस्ती बांध, 6 नंबर पे लिखो दुल्हस्ती बांध, दुल्हस्ती बांध। 7 नंबर पे लिखो, 7 नंबर पे लिखो रटले बांध, अच्छा है, रतले बांध, रटले नहीं, रतले, 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 रतले बांध। ये चारों किस पे जी? चिनाव पर, चारों चिनाव पर। कौन कौन? 4, 5, 6, 7, ये चारों कहाँ है जी? चिनाव पर। चलिए 8 नंबर पे लिखिए, 8 नंबर पे लिखो थीन बांध, थीन यानी पतला बांध मत कर देना, नाम है ये थीन, तो हिंदी में भी थीन, अंग्रेजी में भी थीन, थीन बांध। थीन माने वैसे पतला होता है, तो पतला बांध मत कर देना, थीन बांध। अच्छा थीन बांध का एक और नाम है, थीन बांध को एक सुनो, बांध वही है, नाम 2 है। थीन बांध को रणजीत सागर बांध के नाम से भी जानते हैं, वहां पर स्लैश देकर के थीन बांध के सामने इसे स्लैश दे दो, लिखो उसे रणजीत सागर बांध भी कहते हैं। थीन बांध रावी नदी पर, थीन बांध कहाँ है जी? रावी नदी पर, रणजीत सागर बांध। उसके बाद लिखिए 9 नंबर, 8 नंबर, थीन बांध का दूसरा नाम है रणजीत सागर बांध, हो गया। अब लिखो 9 नंबर, 9 नंबर पे लिखो पोंग बांध, 9 नंबर पे लिखो पोंग बांध, पोंग बांध। 9 नंबर पे लिखो पोंग बांध,
PONG, पोंग। ब्यास नदी पर कौन सा बांध? पोंग बांध। उसके बाद आइए 10 नंबर पर भाखड़ा नंगल। सुनो सुनो सुनो, रुको, अभी लिखो मत। 4, 5, 6, 7 ये सब कश्मीर में, निकलती सिर्फ हिमाचल से, हिमाचल से निकल के सीधा कश्मीर चली जाती है। ये चारों के चारों कश्मीर। ऊपर सुनो, 7 नंबर तक का जो डैम लिखवाए वो सब कश्मीर में है। 7 नंबर तक के चिनाव नदी पर कश्मीर में, ठीक है। चलिए, हाँ कश्मीर में। अब आइए 10 नंबर पे लिखिए भाखड़ा नंगल। 10 नंबर पे लिखिए भाखड़ा नांगल डैम, पंजाब में है। भाखड़ा नांगल बांध। 10 नंबर पे लिखिए भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध। टिहरी बनने से पहले भाखड़ा नांगल ही भारत का सबसे ऊंचा बांध था, लेकिन टिहरी बन जाने के बाद भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी। भाखड़ा नांगल अब सेकंड में आ गया। हाँ जी, बॉर्डर पंजाब में बन। नांगल पंजाब में एक जगह है, पंजाब में एक प्लेस है नांगल। दोनों बाउंड्री पे ही है, लेकिन बना है पंजाब। सुनिए, इस डैम का पंजाब और हिमाचल दोनों को मिलता है। सुनो भाई, जल्दी से कहीं जाओ मत, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। 2 मिनट में छुट्टी देने वाले थे। सुनो भाई, देखो भाई, पंजाब पांच नदियों के बीच में है, नाम पड़ा पंजाब। भाई सुनो, टिहरी कल बताएं कि भगीरथी भिलंगना के संगम पर है। सुनो, कल बताएं, कॉपी नहीं पलटे हैं आप वहां से। सुनिए, पंजाब में तो पंजाब 5 नदियों के बीच का स्थल पंजाब, 2 नदियों के बीच का स्थल दोआब। 2 नदियों के बीच का स्थल दोआब। मेरी बात सुन रहे हो? 5 नदियों के बीच का स्थल पंजाब और 2 नदियों के बीच का स्थल दोआब। तो विद्यार्थी जी, ब्यास और सतलज के बीच भी एक दोआब हो गया, फिर सतलज और रावी के बीच भी एक दोआब हो गया, रावी और चिनाव के बीच भी एक दोआब हो गया, चिनाव और झेलम के बीच भी एक दोआब हो गया, झेलम और सिंधु के बीच भी दोआब हो गया। तो सब दोआब के अलग अलग नाम है, परीक्षा में पूछता है, इसलिए आप ऐसे मत कीजिएगा जैसे सतलज और प्लस ब्यास डैश देखिए क्या नाम है दोआब का, फिर ब्यास प्लस रावी दोआब का क्या नाम है, रावी प्लस झेलम चिनाव दोआब का क्या नाम है, ऐसे करते जाइएगा। तो भाई सबसे पहले आएगा सतलज जोड़ ब्यास। सतलज और ब्यास के बीच, सतलज और ब्यास के बीच जो दोआब है उसको बोलते हैं बिस्त दोआब, उसको बोलते हैं बिस्त दोआब। दोआब है सोना चांदी हीरा मोती। 2 नदियों के बीच के स्थान को दोआब कहते हैं और 5 नदियों के बीच का स्थान था पंजाब। चलिए, अब कैसे याद रहेगा? हमेशा ब से ब्यास और स से सतलज तो हो गया बिस्त। याद करने का तरीका, बिस्त दोआब। अगला है सतलज न जी, सतलज। और सुनिए, अगला है ब्यास और रावी। ब्यास और रावी, तो इसका है बारी दोआब, इसका नाम है बारी दोआब, कभी ना भूलिएगा। इसमें भी देखिए ब से ब्यास और र से रावी, मैंने एकदम आराम से नाम पे ही बेस्ट है सारा। बारी दोआब, ब्यास रावी के बीच के दोआब को बारी दोआब। उस तरह से रावी और चेनाब, रावी और चेनाब इनके बीच के दोआब को रचना दोआब, रचना दोआब। अब बताओ, र से रावी, चना से चिनाव, एकदम आराम से याद हो जाएगा। ऑप्शन दिया रहेगा ना, तो आराम से टिक कर लीजिएगा। उसके बाद चेनाब झेलम, चेनाब और झेलम, चेनाब और झेलम के बीच के दोआब को चेज दोआब, चेज दोआब, चेज से चेनाब और झ से झेलम। और उसी तरह से झेलम और सिंधु के बीच के दोआब, झेलम और सिंधु के बीच के दोआब को, इसको याद करना पड़ेगा, सिंधु सागर दोआब, सिंधु सागर दोआब। तो भैया बाकी 4 तो ऐसे याद हो गया, ब से ब्यास, स से सतलज बिस्त,
ब से ब्यास, र से रावी, रचना, र से रावी, च से चिनाव। अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो आराम से नहीं कर लीजिएगा। चिनाव और झेलम के बीच को चेस द्वाब, उसके बाद झेलम और सिंधु के बीच को सिंधु सागर द्वाब। चलिए एक अंतिम लाइन आप लोग लिख लीजिए, एक सिंधु सागर द्वाब, सिंधु सागर द्वाब अंतिम वाला एक लाइन लिखिए। आपको पता है सिंधु नदी और बाकी नदी, जितना नदी आपको दिखाई दे रहा है ये सब पाकिस्तान जाता है। इनके नदी के पानी के बंटवारे का विवाद है इन सब के बीच। तो सुनिए, सिंधु जल समझौता हुआ था वर्ल्ड बैंक के निर्देशन में। दोनों आपस में पानी बांट ही नहीं पा रहे थे। पानी पाकिस्तान बोलता था कि बरसात में पानी इंडिया छोड़ देता है और गर्मी में प्यास से मार देता है, से बहुत नाइंसाफी हो रहा है। तो पानी का बंटवारा हो ही नहीं पा रहा था बढ़िया से। उगर तो तुम 10 लीटर ज़्यादा रख लिया है, उगर तुम बस 20 लीटर ज़्यादा रख लिया है। जब बंटवारा कंप्लीट अपने भाई में नहीं होता तो फूफा जी और मौसा जी आते हैं बंटवारा, अब आके बोलते हैं लाठी पटक के, सुनो हमको तुम लोग बुलाया है तो बेइज्जती मत करना, हम जैसे जैसे बांटेंगे बात मानना, न तो हम अभी चल जाएंगे। तो फूफा जी यहाँ भी आते हैं बंटवारा करने, और फूफा जी का नाम है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के निर्देशन में ये वाला समझौता हुआ, तब जाके लोग बात माना। तो लिख लीजिए एक लाइन खाली, 1960 में 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता, सिंधु वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता विश्व बैंक के निर्देशन में हस्ताक्षर हुआ। विश्व बैंक के निर्देशन में हस्ताक्षर हुआ। विश्व बैंक के निर्देशन में हस्ताक्षर हुआ। चलिए कैसा लगा आज का क्लास?